भेद बचेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, वो सारी चीजें बचेंगी, इतना है। बाकी जो वोकैब वाला सेक्शन है वो तो ये मान लो कि हम बता देंगे, पढ़ना तो खुद ही है, क्योंकि वो उसको तो केवल पढ़ना है, जितनी बार पढ़ लोगे उतना मजबूत हो जाएगा। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है विराम चिन्ह का। और विराम चिन्ह भाषा में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, कैसे महत्वपूर्ण होते हैं, इस बात को जरा समझ लो। सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये मैंने चिन्ह लिखा हुआ है, ठीक, इसको लिखने में बहुत गलती होती है, सामान्यतः गलती होती है, ऐसा समझ लो। सामान्य तौर पे इसको लिखने में गलती होती रहती है। गलती ये होती रहती है कि हम ज्यादातर जगहों पे या तो ऐसा लिखा देखते हैं या ऐसा ही हम लिखते हैं। अब दोनों को पढ़ने में क्या अंतर है, ये देखिए, ये क्या पढ़ा जा रहा है, इसको पढ़ेंगे आप चिन्ह, ना लाएंगे आधा, ठीक, हा पूरा, वो भी हा बाद में और ना पहले, ये स्थिति। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसमें आधा हा है और हा पहले है और ना बाद में, उसको पढ़ेंगे चिन्ह, इसको पढ़ेंगे चिन्ह, मतलब हा पहले बोलेंगे और ना बाद में बोलेंगे। तो चिन्ह, सही जो उच्चारण होता है वो चिन्ह होता है, मतलब ना बाद में आना चाहिए। तो चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है। तो पिछला जो चैप्टर था बर्तनी शुद्ध करने वाला, बर्तनी वाला, उसमें ये बात याद कर लो, उसका एक प्रश्न ये हो गया। और ये ऐसा प्रश्न है जिसको हम सामान्यतया गलत ही लिखते रहते हैं, गलत लिखते रहते हैं, बोलते कभी कभी ठीक भी है, कभी कभी बोलते भी गलत है, क्योंकि जब हम इस तरह से पढ़ते रहेंगे लगातार तो फिर लिखने में भी गलती करेंगे, बोलने में भी गलती करेंगे, दोनों तरह से गलती करेंगे। तो एक चीज तो ये होगी। अब समझिए कि यहां से जो प्रश्न आते हैं वो किस तरह से आते हैं। एक तो वर्तनी शुद्धि करने वाला एक प्रश्न होता है आपका, एक वाक्य शुद्ध करने वाला प्रश्न होता है। 4 वाक्य दिए गए होंगे, फिर उसमें से आपसे पूछा जाएगा कौन सा वाक्य शुद्ध है या कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ऐसी स्थिति में या तो 3 शुद्ध वाक्य देंगे, एक अशुद्ध देंगे तो शुद्ध पूछेंगे, या 3 वाक्यों में अशुद्धियां देंगे, एक वाक्य में एक वाक्य शुद्ध होगा, उसको देंगे। तो वो जो वाक्य में शुद्धि और अशुद्धि होती है वो कभी कभी पूरे वाक्य में होती ही नहीं कहीं, वो केवल और केवल चिन्हों की होती है, केवल चिन्ह गलत लगा होता है। कहा गया है तुम कहां जा रहे हो, वाक्य लिखा है तुम कहां जा रहे हो, ठीक है, इस वाक्य में क्या कमी है, ठीक ही लिखा है तुम कहां जा रहे हो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है और उन्होंने क्या किया, पूर्ण विराम लगा दिया या और कोई चिन्ह लगा दिया। तो केवल गलती जो अशुद्धि है वो केवल किसकी है, विराम चिन्ह की है। तो विराम चिन्हों का उपयोग कब करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये उपयोगी हो जाता है। ठीक, दूसरा दूसरा कभी कभी इतना ही होता है कि हमने जो चिन्ह रट रखे हैं वो अंग्रेजी में रट रखे हैं ज्यादातर, एक दो को छोड़ के। जैसे हम अल्प विराम नहीं कहते, हम कॉमा कहते हैं। तो वो चिन्ह देंगे और चिन्ह का नाम पूछ देंगे आपसे, ये कौन सा चिन्ह है, या फिर नाम पहले दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है और 4 चिन्ह बना देंगे। तो इस तरह का प्रश्न है। मतलब पहला काम तो ये करना है कि जो नाम आपको याद रहेगा उसका चिन्ह भी उसके साथ याद रखना है, कि इस नाम पे ये चिन्ह होता है, इस चिन्ह पे ये नाम होता है, ये याद रखना है। दूसरा, उनका उपयोग कहाँ होता है, वो वाक्य शुद्ध करने वाली स्थिति में आएंगे। ये 2 तरह के प्रश्न यहाँ से आते हैं। और ये मान लो लगभग हर परीक्षा में जिनके सिलेबस में विराम चिन्ह होता है उसमें तो एक प्रश्न निश्चित है, और वाक्य शुद्ध करने वाला तो लगभग हर परीक्षा में ये सिलेबस में होता ही है, अशुद्धियां निकालने को या शुद्ध करने को, ये तो हर सिलेबस में होता ही है। तो वहां से भी एक प्रश्न, कुल मिला के ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्ति को सरल, सहज और रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण बात कि इन चिन्हों का उपयोग है क्या, जब हम किसी बात को बोल ही रहे हैं तो फिर इन चिन्हों के उपयोग का क्या मतलब हुआ। तो बोलते समय हमारी बोलचाल में उतार चढ़ाव होता है, तो समझते हैं, मतलब हम कभी किसी चीज को जल्दी जल्दी बोलते हैं, कभी स्लो मोशन में बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, कभी हम कहीं पे जाकर के थोड़ा सा रुकते हैं फिर बोलते हैं, कहीं पे थोड़ा ज्यादा गैप लेते हैं, रुक ही जाते हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव है वो बोलते समय तो सामने वाले को समझ में आएंगे, लेकिन अगर वही बात लिख देंगे तो लिखने वाला उन उतार चढ़ावों को कैसे समझेगा, समझ ही नहीं पाएगा।
तो ऐसी स्थिति में उन उतार चढ़ावों को प्रदर्शित करने के लिए इन चिन्हों का उपयोग होता है। जैसे पीछे जब मैं अलंकार आदि पढ़ा रहा था तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था मांगी नाव न केवट आना। अब ये वाक्य, इसमें हमने कोई विराम चिन्ह उपयोग नहीं किया है। जब हमने कोई विराम चिन्ह उपयोग नहीं किया है तो इसका मतलब इसका अर्थ लेने में आपको संशय होगा, आप कंफ्यूज रहेंगे, आप निश्चित नहीं कर पाएंगे, संदेह की स्थिति में रहेंगे कि इसका अर्थ कौन सा लिया जाए, क्योंकि ऐसे करके दो अर्थ निकल रहे हैं। हमने कहीं कोई चिन्ह का उपयोग नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम चिन्ह का उपयोग करेंगे इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अब इसमें लिखा है मांगी नाव न केवट आना। अब इसका अर्थ ये लें कि मांगी नाव, नाव मांगी, न केवट आना, केवट नहीं आया। क्या ये अर्थ लें, या ये भी अर्थ ले सकते हैं मांगी नाव न, नाव मांगी नहीं और केवट आ गया। दो अर्थ निकल रहे हैं, दोनों अर्थ एक दूसरे के ठीक उल्टे निकल रहे हैं। अब इस बात का कंफ्यूजन है। अब इसको अगर स्पष्ट करना है तो हमें किसी चिन्ह का उपयोग करना पड़ेगा। वो चिन्ह कौन सा है? कॉमा का, अल्प विराम है। हमने अल्प विराम लगा दिया। अब निश्चित हो गया मांगी नाव ना, ये इकट्ठी बात है, मतलब नाव नहीं मांगी और केवट आना, केवट आ गया। ठीक, अगर ये कॉमा यहां लगा होता तो दूसरा अर्थ निकल आता। यानी कि एक बात है, जब ये कॉमा नहीं लगा हुआ है, जब विराम चिन्ह का उपयोग हमने नहीं किया हुआ है तो हम कंफ्यूज है, हम अर्थ ले नहीं पा रहे सही से, कौन सा अर्थ है, दो अर्थ निकल के आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने विराम चिन्ह का उपयोग कर लिया कहीं पे तो हम स्पष्ट हो गए कि इसका अर्थ यही है। तो स्पष्टता लाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। वही पहली पंक्ति में लिखा है कि भाषा के लिखित रूप को, अभिव्यक्ति को कैसा कर दे? सरल कर दे। निश्चित कर दिया उसने, सरल कर दे, सहज कर दे, रोचक कर दे, ठीक, और स्पष्ट कर दे। इसके लिए किनका उपयोग करते हैं? विराम चिन्हों का। कामता प्रसाद गुरु एक भाषा विद्वान हुए हैं, उन्होंने विराम चिन्हों की संख्या बताई है कितनी? 20। ये आपका महत्वपूर्ण वन लाइनर है, याद रखिएगा। ठीक, विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। और किसके अनुसार है ये? कामता प्रसाद गुरु ने ये संख्या बताई है कि भाई विराम चिन्हों की संख्या 20 है, 20 है। पूर्ण विराम को छोड़कर से सभी को उन्होंने रोमन लिपि से आगत बताया। और उन्होंने ये भी बताया है कि रोमन लिपि अर्थात जिसमें अंग्रेजी लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है, कौन सी लिपि है? रोमन। और हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो उन्होंने कहा कि हिंदी में, देवनागरी में जितने भी चिन्हों का उपयोग होता है वो सब चिन्ह वही वाले हैं जो अंग्रेजी में है। जैसे अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क ये है, जब प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है तो इसका उपयोग होता है, तो हिंदी में भी इसका ही उपयोग होता है। तो हमने सारे चिन्ह इंपोर्ट कर रखे हैं, बाहर से ले लिए, केवल एक चिन्ह को छोड़ के। वो चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम। ये बात याद रखेंगे, पूर्ण विराम। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में जब आप लिखते हैं, अंग्रेजी में आपने लिखा राम इज रीडिंग, ठीक है, अब ये वाक्य पूरा हो गया, अब आपको फुल स्टॉप लगाना है तो ऐसे लगा देंगे, एक पॉइंट, ठीक। लेकिन हिंदी में लिखेंगे राम पढ़ रहा है तो लास्ट में क्या करेंगे? इस तरह से लगाएंगे। तो पूर्ण विराम हिंदी और अंग्रेजी का अलग है, वो एक बिंदु के रूप में है, हमारा खड़ी पाई के रूप में है, बस इतना ही तो अंतर है। बाकी जितने भी चिन्ह होते हैं, चाहे वो कॉमा हो, चाहे वो फुल स्टॉप, चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो, चाहे वो एक्सक्लेमेशन का मार्क हो जिसको हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, तो वो सारे के सारे सब एक ही हैं। तो कामता प्रसाद गुरु की दो बातें याद रखनी है। एक, इन्होंने कहा कि हिंदी में विराम चिन्हों की टोटल संख्या है 20 है। दूसरा, इन्होंने बताया कि ये जो 20 है इनमें से एक को छोड़ दिया जाए, पूर्ण विराम को, बाकी सब वैसे ही है जैसे अंग्रेजी में होते हैं। और अंग्रेजी में होते हैं का मतलब कौन सी लिपि के हैं? रोमन लिपि के हैं। पूर्ण विराम को छोड़ के बाकी सब रोमन लिपि के हैं, ठीक है। विराम चिन्हों का विस्तृत वर्णन व अनुप्रयोग की जानकारी आगे दी गई है। तो अब एक एक करके हम चिन्हों को देख लेते हैं। सबसे पहला चिन्ह है, उसका नाम है अल्प विराम, और अंग्रेजी में आप जानते हैं इसको हम कॉमा कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। और जिस तरह से अंग्रेजी में लगाते हैं वैसे ही हिंदी में लगाते हैं, तो कोई अंतर नहीं है। कुल मिला के अगर सही से देखें तो यहाँ थोड़ा स्पष्ट नहीं है, इस तरह से होता है, ठीक। ऊपर वाला हिस्सा मोटा होता है, या ये मान ले कि एक बिंदु होता है और बिंदु से एक चाप निकलती है, इस तरह से होता है। ये जो मैंने बनाया इस तरह से होता है, ठीक है। अल्प विराम, इसका नाम जो है, नाम देख लो तो आधी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। अल्प मतलब होता है थोड़ा, छोटा, ठीक, और विराम मतलब होता है रुकना।
तो जब बात करते समय कहीं पे थोड़ा रुका जाता है तो उस जगह पे हम जब लिखते हैं, अब बात कर रहे हैं तो खुद रुक गए। अब बात करते समय थोड़ी कहेंगे कि यहाँ पे रुकना है तो कॉमा लगाओ, बात करते समय थोड़ी कॉमा लगाएंगे, बात करते समय हम रुक जाएंगे। लेकिन जब इसी बात को हमें लिखना होगा तो लिखने में स्पष्टता आ जाए कि व्यक्ति बात करते समय कहाँ रुकेगा, तो उस जगह पे क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं, अल्पविराम लगा देते हैं। अल्पविराम का अर्थ है थोड़ा सा रुकना। इसका उपयोग किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए, किसी जगह पर रुके, किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए, समान शब्दों को अलग करने के लिए, उपवाक्यों और वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। यानी जहां से अलगाव दिखाया जाए कि यहाँ तक कुछ और बात है, यहाँ से कुछ और बात शुरू होगी, तो जहां पे एक बात खत्म होती है वहां पे कॉमा लगा देंगे, जहां पे एक शब्द खत्म होगा वहां पे कॉमा लगा देंगे, अगर उन्हें अलग अलग दिखाना है तो। उदाहरण, जैसे इसमें 3 लोग हैं, ठीक है, और एक सबसे ज्यादा उपयोग इसका यही वाला होता है कि हम 2 लोगों को जब जोड़ते हैं, दोनों समान स्थिति में है, तो हम बीच में और या तथा लगा देते हैं, और तथा वा ये लगा देते हैं। लेकिन अगर हम 3 4 5 7 लोगों को जोड़े उसी सेंटेंस में, तो हर बार और तथा वा नहीं लगाया जाता, एवं नहीं लगाया जाता, अंतिम बार में और लगाया जाता है। जो आखिरी होता है वहां और लगाएंगे, बीच में हर जगह कॉमा से काम चला लेंगे। तो वही यहाँ हुआ है, यहाँ 3 लोगों को जोड़ा गया है, 3 लोग बन को गए, ठीक। अब तीनों लोगों का नाम लिखना, तो रियलिटी तो ये हुई कि राम और सीता और लक्ष्मण गए, लेकिन हम हर बार और नहीं लगाएंगे, केवल लास्ट टाइम और लगाएंगे, लास्ट वाले 2 को और से जोड़ेंगे और बीच में जितने भी आएंगे वहां क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। तो कॉमा का उपयोग क्लियर, जब थोड़ा सा रुका जाए, बिल्कुल थोड़ा सा, तो वहां पे अल्पविराम का उपयोग होता है, ठीक है। ये अल्पविराम का उपयोग हो गया। फिर अल्पविराम से बड़ा एक विराम होता है, उसको बोलते हैं अर्धविराम। अंतर कितना आया चिन्ह में, कॉमा वही है, कॉमा के ऊपर एक पॉइंट और आ गया, कॉमा के ऊपर एक पॉइंट और आ गया, ये चिन्ह। अच्छा, एक प्रश्न केवल इसी से बनेगा, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह ढूंढिए, छांटिए, बताइए, इस तरह से, और 4 तरह के चिन्ह लगे होंगे। तो एक उसमें चिन्ह कॉमा का होगा, एक ये होगा, एक अनुपात वाला होगा, ऐसा करके 4-5 चिन्ह, 4 चिन्ह दे देंगे आपको, तो आपको केवल चिन्ह पहचानना है, इतना ही प्रश्न हो गया। केवल ये याद रखो कि अर्धविराम ऐसा होता है, या ये याद रखो कि अल्पविराम से ज्यादा जब रुकना पड़ता है तो अर्धविराम होता है, अल्पविराम से और ज्यादा रुकना पड़ेगा तो अर्धविराम होता है, और अर्धविराम होता है तो उसमें थोड़ा अल्पविराम में ही थोड़ा बढ़ जाता है, चिन्ह में भी, वहां केवल कॉमा है, या कॉमा के ऊपर ठीक एक पॉइंट और है, इतना अंतर है। जहां ठहराव अल्पविराम से अधिक होता है, वो बताया मैंने, मतलब जब बिल्कुल थोड़ा सा रुकना हो तो कॉमा अल्पविराम, जब थोड़ा और रुकना हो, थोड़ा और देर ठहरना हो, तो ऐसी स्थिति में अर्धविराम का उपयोग होता है। अर्धविराम का उपयोग करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। अब ये चीजें समझ लो कहाँ कहाँ पे अर्धविराम का उपयोग होता है। कुछ शब्द हैं, इनको याद रखिएगा, वरन, पर, परंतु, किंतु, क्योंकि, इसलिए, तो भी आदि शब्दों से प्रारंभ होने वाले उपवाक्यों से पूर्व इस चिन्ह का उपयोग होता है। महत्वपूर्ण बात, ठीक। जैसे उदाहरण देख लो, ये उदाहरण दिया गया है, ये शब्द आ जाए, इतने शब्द दिमाग में बैठा लो, ये शब्द आ जाए, और ये शब्द तभी आएंगे जब पहले एक बात कही जाएगी, बाद में एक बात कही जाएगी, बीच में इन शब्दों के आधार पे उन दोनों बातों को जोड़ दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ होने की सूचना मिलते ही अभ्यर्थी खुशियां मनाने लगे, क्योंकि वे इस भर्ती का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। अब क्योंकि से ये वाला सेंटेंस जोड़ा गया, एक सेंटेंस इससे पहले है और बीच में क्या आया, क्योंकि। तो अगर ऐसी स्थिति दी जाए तो ये वाले जो शब्द हैं, इन शब्दों से ठीक पहले इस चिन्ह का उपयोग कर लेते हैं। बात क्लियर होगी, केवल ये शब्द दिमाग में रखने हैं, वरन, पर, परंतु, किंतु, क्योंकि, इसलिए, तो भी। अगर ये वाले शब्द आते हैं तो इनसे ठीक पूर्व क्या करेंगे, अर्धविराम का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रुकने की स्थिति थोड़ी अल्पविराम से थोड़ी ज्यादा होती है, तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। जब एक ही घटना, दृश्य आदि का उल्लेख उपवाक्यों द्वारा किया जाता है तो प्रत्येक उपवाक्य के पश्चात अर्धविराम का उपयोग किया जाता है। अब समझिए, घटना कोई एक ही है, ठीक, और उसी घटना के अलग अलग पहलुओं को हम अलग अलग सेंटेंसेस में पिरो रहे हैं, अलग अलग वाक्यों में पिरो रहे हैं, तो ऐसी प्रत्येक स्थिति में इस चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे सुबह की मंद शीतल और सुगंधित हवा के झोंकों से कलियां खिल उठती हैं, ठीक। अब देखिए, ये सब एक जैसी चीजें थी, एक जैसी चीजें थी,
तो हमने क्या किया, जिनके बीच में, दो के बीच में लास्ट वाले जो दो है वहां और लगा लिया, फिर और की जगह पे एक हमने कॉमा से काम चला लिया। अब देखिए सुबह क्या क्या घटना, एक ही है घटना, क्या है, सुबह की घटना है। एक घटना का मतलब सुबह की घटना है, सुबह का दृश्य है। उसमें एक काम ये होता है कि कलियां खिल उठती हैं, दूसरा काम ये होता है कि टहनियां झूम उठती हैं, तीसरा काम ये होता है कि तितलियां जाग जाती हैं, चौथा काम ये होता है कि भंवर गुंजन करने लगते हैं। चार काम एक ही घटना के भीतर। तो इन चारों के बीच में ये वाले चिन्ह का उपयोग करेंगे। पहला हो गया, ये चिन्ह लगा दिया, दूसरा वाक्य हो गया, फिर ये चिन्ह लगा दिया, फिर तीसरा वाक्य हो गया, फिर ये चिन्ह लगा दिया, और जब वाक्य पूर्ण हो गया, ये पूरा सेंटेंस ही पूर्ण हो गया, पूरी बात ही पूर्ण हो गई। पूर्ण हो गई तो फिर पूर्ण विराम लगा लिया। जब एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए तब लगाते हैं पूर्ण विराम, ठीक। और बीच में अगर थोड़ा सा रुकना था, जैसे यहाँ थोड़ा सा रुकना था तो कॉमा लगाया। यहाँ पूरा पूरा सेंटेंस अपने आप में एक 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 बात कर रहा है, लेकिन कुल मिला के बात एक ही है। कुल मिला के इन पूरी दो पंक्तियों में केवल सुबह का वर्णन किया गया है। घटना तो ये है, सुबह होना ये घटना है, और उसके साथ छोटी छोटी घटनाएं ये हो रही हैं। तो इन सारी घटनाओं को इस चिन्ह के माध्यम से अलग कर देते हैं। तो ऐसे पूरे पूरे सेंटेंसेस जब दिए जाए, लेकिन वो सारे सेंटेंसेस एक ही घटना से जुड़े हुए हों, तो इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो कुल मिला के इस चिन्ह के दो उपयोग हुए। एक में तो आपको कुछ शब्द याद रखने हैं, ठीक, वरन, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, तो भी, ये शब्द याद रखने हैं। इन शब्दों से ठीक पहले उपयोग कर लेते हैं। दूसरा, जब एक ही घटना हो और उस घटना की छोटी छोटी घटनाएं, एक ही घटना के भीतर की छोटी छोटी घटनाएं अलग अलग सेंटेंसेस में दी गई हो, तो उन समस्त सेंटेंसेस के बीच में इसका उपयोग करते हैं। एक ये उपयोग हो गया इसका, ठीक। अब देखिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सबसे कम रुक रहे थे तो अल्प विराम, उससे थोड़े ज्यादा रुक रहे थे तो अर्ध विराम। अब अगला जो आता है उसको बोलते हैं अपूर्ण विराम, ठीक, या फिर उप विराम। इससे भी ज्यादा देर रुकेंगे अगर कभी, तो अपूर्ण विराम या फिर उप विराम का उपयोग करते हैं, और ये एक ही बात है, ठीक, अपूर्ण विराम या उप विराम। अब अच्छा, इसके कई उपयोग हैं। ये वाला चिन्ह आप इसको रेशियो के चिन्ह के रूप में जानते हैं, ठीक, अनुपात के चिन्ह के रूप में जानते हैं, अनुपात ऐसे ही लगाते हैं। ये वाला चिन्ह, अब अंतर कितना आ रहा, पहले केवल कॉमा था, फिर कॉमा के ऊपर पॉइंट हुआ, फिर नीचे वाला कॉमा गायब ही हो गया, दो के दोनों पॉइंट ही हो गए। इसको उप विराम बोलते हैं। उप विराम का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में किया जाता है। पहली परिस्थिति, जहां एक वाक्य के समाप्त हो जाने पर भी विवक्षित भाव समाप्त नहीं होता है, आगे जिज्ञासा बनी रहती है, वहां पर उप विराम का प्रयोग करते हुए शेष बात लिखी जाती है। समझिए, हम कोई बात कह रहे हैं, अगर उसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रुक रहे हैं तो अल्पविराम लगा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा रुक रहे हैं, एक ही घटना की बात कर रहे हैं और थोड़ा ज्यादा रुक रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अर्धविराम लगा रहे हैं। हम जब पूरी बात कह देते हैं तो पूर्ण विराम लगा देते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम कोई बात कहना चाहते थे, हम लगभग पूरी बात कह देते हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा हिस्सा धोखे में छूट जाता है, फिर हम एक और सेंटेंस बना के उस बचे हुए सेंटेंस को निपटाते हैं, उस बची हुई बात को निपटाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बात लगभग पूरी हो ही जाए और उसमें से कुछ थोड़ा सा बच जाए, तब इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे, उसके यहाँ आने के तीन कारण हो सकते हैं। हमने कह दिया बात पूरी होगी, उसके यहाँ आने के तीन कारण हो गए, लेकिन सही से अभी इस बात में पूरी बात स्पष्ट नहीं हुई। पूरी बात तो तब स्पष्ट होगी जब तुम कारण भी बताओगे, लेकिन वाक्य तो अपने आप में ठीक ठाक पूरा हो गया कि उसके यहाँ आने के तीन कारण हो सकते हैं। अब हमें एकदम स्पष्टता नहीं आई, स्पष्टता तो आ गई कि तीन कारण हो सकते हैं, लेकिन एकदम स्पष्ट नहीं हुए, अभी जिज्ञासा है भीतर। जिज्ञासा क्या है कि जो तुमने तीन कारण बोले हैं वो तीन कारण बताओ भी तो अब अगर उन तीन कारणों को लिखना पड़ जाए तो इस चिन्ह का उपयोग करते हुए उन तीन कारणों को लिखेंगे, जैसे जासूसी करना, घात लगाना और नुकसान पहुंचाना। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, जो अर्धविराम आप लगा रहे थे उस प्रत्येक अर्धविराम के बाद एक लगभग पूरा सा वाक्य आ रहा था, उसमें क्रिया और ये सब आ रही थी, है, था, थी, थे, जो भी है वो सब आ रहा था। इसमें जो बचा हुआ शेष पार्ट रहेगा उसमें पूरा वाक्य नहीं आएगा। देखिए, जासूसी करना अगर केवल एक ही कारण होता तो इतने ही लिख के छोड़ देते, दो कारण होता तो यहां तक लिख के छोड़ देते, तीन कारण थे तो वहां तक लिख के छोड़ा, लेकिन पहुंचना है, पहुंचता है, ऐसा कुछ नहीं आया, वहीं पे छोड़ दिया गया। इतना इतना अंतर है अपूर्ण विराम और उसमें, ठीक। दूसरा कारण, नाटक अथवा एकांकी में संवाद लेखन में पात्र के नाम के उपरांत भी उपविराम का उपयोग किया जाता है। इसको आपने देखा होगा अपनी किताबों में, नाटक या एकांकी पढ़े होंगे,
सबसे आसान सा नाटक या एकांकी सभी ने पढ़ा होगा, वो जो एक कक्षा 5 में होता है, देखो नाम नहीं उसका मुझे याद आ रहा, अंधेर नगरी, पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा। जब आप नाटक या एकांकी लिखते हैं, कहानी क्या होती है, कहानी बताने का तरीका होता है। नाटक बिल्कुल एग्जैक्ट वार्तालाप दिखाता है। एग्जैक्ट वार्तालाप कैसे दिखाएगा, जैसे कहानी, एक ही बात को कहानी में और एक ही बात को नाटक में कैसे लिखा जाएगा, समझ लो। कहानी अगर कोई लिख रहा है तो वो ऐसे लिखेगा कि मोतीलाल थे, वो फला जगह जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला, तो उन्होंने उस आदमी से कहा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन जब नाटक में यही बात लिखी जाएगी तो लिखा होगा मोतीलाल, और मोतीलाल ने कहा नहीं लिखा होगा, मोतीलाल ये वाला चिन्ह लगा होगा और तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे लिखा होगा। तो ये संवाद लिखते समय, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया समुद्रगुप्त, और फिर ये चिन्ह लगा, मैं इंतजार तो कर सकता हूं किंतु अपने इरादे का त्याग नहीं कर सकता, तो समुद्रगुप्त ने ये बात कही है, यानी इस चिन्ह का उपयोग इस आशय में किया जाता है कि फला ने ये बात कही, ठीक, और फिर आगे बात लिख दी जाती है, उसने जो भी कहा होता है। तो और ऐसा होता है नाटक और एकांकी में, ठीक, नाटक और एकांकी में पात्रों के जब संवाद लिखे जाते हैं, डायलॉग लिखे जाते हैं, तो पात्र का नाम कि कौन बोल रहा है और आगे उसका डायलॉग लिखा होता है, तो इसके बीच में पात्र के नाम और डायलॉग के बीच में इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये दूसरा प्रयोग हो गया। तीसरा, भाव में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों को एक दूसरे से पृथक रखने के लिए उपविराम का उपयोग किया जाता है, किंतु उपविराम का यह उपयोग वैकल्पिक है, क्योंकि ऐसा उपयोग तभी किया जाता है जब दोनों वाक्यों के मध्य में किसी संयोजक शब्द का प्रयोग ना किया गया हो। इस बात को समझ लो। इसमें यह कहा गया है कि जब एक ही तथ्य से संबंधित दो बातें हो और उन दोनों बातों को जोड़ने के लिए किसी संयोजक शब्द का उपयोग ना किया गया हो, और ना लगाया गया हो, क्योंकि ना लगाया गया हो, इसलिए ना लगाया गया हो, मतलब कोई शब्द वहां से गायब किया गया हो जो कि लगा होना चाहिए था लेकिन उसको लगाया नहीं गया। जब नहीं लगाया गया तो ऐसी स्थिति में इस चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सूचना है, अब यहां पे चाहे तो ऐसे कर सकते थे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सूचना है कि, और फिर पूरी बात कह सकते थे। अब हमने क्या किया, की को हमने गायब कर लिया, यहां से लगाया नहीं, जानबूझ के उसका यूज नहीं किया। तो अगर उसका नहीं किया तो भाई इसका करो, अगर उसका उपयोग आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उपविराम का उपयोग करिए। अगर आप की का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा कोई शब्द बीच में फिट करे दे रहे हैं, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए सबसे पहले ही लिखा है कि ये उपयोग कैसा है, वैकल्पिक है। कैसा मतलब तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा, तुम चाहते हो तो कर लो इसका उपयोग, नहीं चाहते हो तो संयोजन करने का एक शब्द लगा दीजिए, और जब आप शब्द लगा देंगे तो फिर आपको इसको लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। बात क्लियर? अगला देखिए, अब आते हैं पूर्ण विराम पे। ठीक, पूर्ण विराम की क्या खासियत है? पूर्ण विराम का तो क्लियर है, जब आप कोई बात कहना चाहते हैं और जहां पे जाके आपकी एक बात पूरी तरह से खत्म हो जाती है वहां पे पूर्ण विराम लगा देते हैं। वाक्य की पूर्णता को प्रकट करता है, ठीक है, वाक्य की पूर्णता को प्रकट करने के लिए पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। इसका अभिप्राय वाक्य की समाप्ति होता है, और इसका मतलब जहां पे ये लगा है मतलब बात खत्म, ये बताता है। इसका प्रयोग उपरोक्त संदर्भ में गद्य एवं पद दोनों ही विधाओं में किया जाता है। महत्वपूर्ण बात, ये गद्य में भी उपयोग होता है, पद में भी उपयोग होता है। जहां पे कविता लिखी जा रही है, कविता में एक लाइन की बात खत्म हो गई तो वहां भी पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। गद्य लिखा जा रहा है तो वहां पे भी जहां पे एक बात जाके पूरी तरह से खत्म हो जाती है वहां पे पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लो, पाठ याद करने के उपरांत वह सो गया, बात पूरी हो गई, बात पूरी होगी, पूर्ण विराम लगा दिया। पराधीन सपने सुखनाई, बात इसमें भी पूरी हो रही है। अब ये पद है, ठीक है, ये कौन सी विधा है, ये पद है, कविता रूप है, और ये गद्य है। गद्य में भी ये पूरा हो गया तो इसको लगा दिया पराधीन सपने सुखनाई, यानी दूसरे के अधीन रहने पे सपने में भी सुख नहीं मिलता, बात ये भी पूरी हो गई। तो बात जैसे ही पूरी हो जाती है पूर्ण विराम लगा देते हैं। अब समझिए इन चारों का आपस में संबंध क्या है, ये चार इकट्ठे याद रखने हैं, बाकी सारे चिन्ह अलग अलग हैं, ठीक है, इन चारों को इकट्ठे याद रखना है। कौन कौन से चार हैं? पहला था अल्प विराम, और अल्प विराम की खासियत क्या थी, चिन्ह क्या था, ऐसे कॉमा, ठीक है। दूसरे विराम का नाम था अर्धविराम, अर्धविराम की खासियत क्या थी, वो इस तरह का चिन्ह था, ठीक है। तीसरा उपविराम, ज्यादातर उपविराम के नाम से पूछा जाता है, लेकिन याद रखना है तो आपको वो भी याद रखना है, अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम की खासियत क्या थी, वो चिन्ह था अनुपात वाला, ठीक है। ये
इनकी खासियतें क्या क्या है? पहली तो ये याद रखो कि जब सबसे कम समय तक रुकना हो, बिल्कुल जरा सा रुकना हो, तो अल्पविराम का उपयोग करते हैं। उससे थोड़ा ज्यादा रुकना हो तो अर्धविराम का उपयोग करते हैं। और ज्यादा रुकना हो तो उपविराम का उपयोग करते हैं। और जब बात ही पूरी हो जाए तो पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। यानी इनमें समय का अंतर है, ठीक, मोटा मोटा। बाकी जो अलग उपयोग बताए हैं वो तो बताए ही हैं। अगला देखिए, अगला चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका उपयोग सबसे स्पष्ट है, सबसे सरल है, लेकिन एक जगह पे गलती होती है, वहां क्लियर कर लेना है। एक जगह पे गलती सामान्यतः होती है। देखिए, एक तो ये कि का वाले शब्द उपयोग किए जाए कहीं भी। का वाले शब्द, कितना, कौन, कहा, कब, कैसे, ऐसे हैं सारे शब्द। ये सारे शब्द जब उपयोग किए जाएंगे, इसका मतलब किसी से कुछ पूछा जा रहा है, ठीक। या भाव दिमाग में रखो तो ज्यादा बेहतर है। जब किसी से कुछ पूछा जाए, पूछना क्या है? प्रश्न करना है। और जब प्रश्न किया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग होता है। कहा जाए तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वो कौन है। इसमें क्या है? प्रश्न ही तो किया जा रहा है, जिज्ञासा है, प्रश्न किया जा रहा है। तो जब प्रश्न किया जाए तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। लेकिन गलती कहां होती है? कभी कभी प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग करते समय हम प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग तो करते हैं लेकिन प्रश्न नहीं करते। हमारा भाव ऐसा होता है, हम पूछना नहीं चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं, लेकिन यूज हम प्रश्नवाचक शब्द का कर रहे हैं। जैसे कितनी सुंदर इमारत है। अब हम पूछ नहीं रहे कि कितनी सुंदर है, हम असल में कितनी सुंदर कहके ये बताना चाहते हैं कि बहुत सुंदर है। बस यहाँ ये गलती नहीं करनी है, इस बात को ही दिमाग में बैठा लेना है। जब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग इस उद्देश्य से किया जाए कि व्यक्ति कुछ पूछ रहा है, तो इस चिन्ह का उपयोग होगा। और यदि उसका उद्देश्य है कि वो कुछ बता रहा है, तो इसका उपयोग नहीं होगा। फिर वो विस्मय सूचक हो जाएगा। अब वो व्यक्ति आश्चर्य में ऐसी बात कह रहा है कि कितना सुंदर, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर। जैसे किसी ने ताजमहल देखा, ताजमहल देखा और उसके मुंह से निकल गया वाह कितना सुंदर है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, वो पूछ नहीं रहा कि कितना सुंदर है, उसको पता लग गया कि बहुत सुंदर है। अब वो कितना सुंदर कहके अपना आश्चर्य दिखा रहा है कि मैं आश्चर्यचकित हूं, कितना सुंदर कैसे हो सकता है। तो ये बात याद रखनी है केवल और केवल। बाकी इसमें कोई गलती होती नहीं है। केवल अगर कोई गलती होगी तो गलती इतनी होगी कि विस्मय वाली बात को आप प्रश्नवाचक समझ सकते हैं और प्रश्नवाचक वाली बात को आप विस्मय समझ सकते हैं। दूसरा, एक बात और यहां स्पष्ट कर लो, जब विस्मय दिखाया जाएगा तो कितना, कितनी और कितने, या तो इन शब्दों का उपयोग होगा, ठीक, या फिर कैसा, कैसी या कैसे, इतना बस, ठीक, यही उपयोग होंगे। इसके अलावा और कोई शब्द उपयोग नहीं होगा। कैसा? गधा आदमी है, पूछ नहीं रहा गधा आदमी है, उसको पता लग गया कि बहुत बड़ा गधा आदमी है। ये इस तरह के केवल इतने ही याद रखने, इनका ही उपयोग आपको कंफ्यूज कर सकता है। इनका उपयोग करके दोनों काम किए जाते हैं, बताया भी जाता है और पूछा भी जाता है। और बताने के पीछे उद्देश्य होता है, बताने के पीछे इस शब्द का सही अर्थ होता है बहुत बड़ा, बहुत, ठीक। शब्द ये होंगे लेकिन अर्थ उसका होगा बहुत। जैसे कितना सुंदर है, तो कितना का मतलब यहाँ पे बहुत है, बहुत सुंदर है, ठीक। कैसा गधा आदमी, मतलब बहुत गधा आदमी है, तो उसका अर्थ जो है कितना कैसा का बहुत होगा। अगर बहुत अर्थ निकल रहा है, व्यक्ति आश्चर्य में ये बात कह रहा है, तो वहां पे ये वाला चिन्ह लगेगा, ये वाला, ठीक। इसको विस्मय सूचक चिन्ह बोलते हैं, तो ये वाला चिन्ह लगेगा, ठीक। और अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो फिर सामान्य सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ठीक। देख लो, प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग प्रश्न पूछने की स्थिति में वाक्य, शब्द अथवा वक्तव्य के अंत में किया जाता है। वाक्य के अंत में भी कर देते हैं, केवल शब्द के अर्थ में भी, अंत में भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई बात कही, मैंने नहीं सुनी, तो मैं दो बातें कर सकता हूं। एक तो कह सकता हूं आपने क्या कहा, ऐसे। अब ये मैंने पूरा वाक्य बना दिया। या कभी कभी जनरली ऐसा आदमी करता नहीं है, जनरली जो बोलचाल की भाषा होती है, आपने कुछ कहा, उसको समझ नहीं आया, तो वो बोलेगा क्या, काम चल गया, इतने में ही। उसने ये नहीं कहा कि आपने क्या कहा, ऐसा पूरा वाक्य नहीं बनाया, उसने केवल एक शब्द से काम चला लिया। उसने कहा क्या, क्या, या तुमने किसी को बताया कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, वो पूछना चाहता है कि तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, तो वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, या वो केवल ऐसे ही पूछ सकता है क्यों।
तो केवल शब्द के बाद भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है, पूरे सेंटेंस के बाद भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है, इसकी स्पष्टता नहीं है। ठीक है, जैसे ये, क्या ये आपकी पुस्तक है, ये पूरा सेंटेंस है, पूरा वाक्य है, तो उसके बाद लगा हुआ है। केवल एक शब्द है, उस शब्द के बाद सीधा क्वेश्चन मार्क लग गया। क्यों? आप घर पर नहीं जाओगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, कभी कभी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क होगा ही नहीं, उसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा ही नहीं, और प्रश्न पूछ दिया जाएगा, और प्रश्न जब पूछा जाएगा तो उल्टा पूछा जाएगा। अगर वो नकारात्मक होगा तो सकारात्मक तरीके से पूछा जाएगा, और सकारात्मक होगा तो नकारात्मक तरीके से पूछा जाएगा। अगर व्यक्ति की आशा ये है कि आप घर जाओगे और वो आपसे पूछना चाहता है कि क्या तुम घर जाओगे, तो वो पूछेगा क्या तुम घर नहीं जाओगे, उल्टा पूछेगा। तो और पूछेगा नहीं, ये नहीं कहेगा क्या तुम जाओगे, ये नहीं कहेगा, पूछेगा घर नहीं जाओगे। अब उसका कहने का तरीका अलग है, मुंडी ऐसा ही लाएगा, घर नहीं जाओगे, एक तरीका। अब कहने में जब आप उच्चारण करेंगे तो उच्चारण में चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन लिखेंगे तो फिर कैसे स्पष्ट करेंगे, इसीलिए तो चिन्ह चाहिए। अब एक ही सेंटेंस के आप दो तरीके देखिए, दो भाव देखिए। एक, तुम घर नहीं जाओगे, एक्सप्रेशंस को गौर से देखना, मैं क्या कहना चाहता हूं। तुम घर नहीं जाओगे, इसका मतलब है वो व्यक्ति कह रहा है कि तुम घर जाओगे नहीं, वो तुमको रोक रहा है घर जाने से, मना कर रहा है। दूसरा तरीका इसी सेंटेंस को कहने का, यही शब्द कहेगा वो दोबारा दोबारा कह रहा है तुम घर नहीं जाओगे। अब वो पूछ रहा है, इंक्वायरी कर रहा है तुमसे कि जाओगे नहीं क्या, ये कर रहा है। तो इस बात का गौर करना है, ध्यान रखना है। सबसे मेन बात यह है कि आपको भाव पकड़ना है, मतलब अगर गलती करने की संभावनाएं जीरो करनी है तो आपको पकड़ना है भाव। अगर आपको ये लग रहा है कि व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा, ठीक। और इस बात को, जैसे इतना सेंटेंस कभी नहीं आएगा, आगे पीछे कोई बात कही जाएगी तब आएगा, ताकि आपका भाव जो है वो स्पष्ट हो जाए। अगर एक ही शब्द दे दिया गया तो आपका भाव कैसे स्पष्ट होगा? तो इसके पीछे कुछ लिखा जाएगा, इसके आगे कुछ लिखा जाएगा, तब आपसे कहा जाएगा, और उसमें कुछ ऐसा लिखा जाएगा ताकि तुम इस बात को लेकर क्लियर हो जाओ कि ये कैसे कहा होगा इसने। हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसी स्थिति होगी, मतलब इससे पहले कोई बात कही जाएगी, इसके बाद में कोई बात कही जाएगी, और ये वाली दोनों बातें पढ़ के तुम्हें बीच में ये अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे इसने मना किया होगा, ये पूछ रहा होगा। तो उस हिसाब से भाव को एडजस्ट करके आपको चिन्ह लगाना है। ध्यान दें, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग केवल तभी किया जाए जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आया हो। बता दिया मैंने, यहाँ तो आया नहीं प्रश्नवाचक शब्द, फिर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया है, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। हालांकि सामान्य स्थितियों में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, मतलब नॉर्मली तो प्रश्नवाचक शब्द लगा होगा, लेकिन ऐसी गारंटी नहीं है कि लगा ही होगा, हो सकता है बिना प्रश्नवाचक शब्द के भी प्रश्न कर दिया गया हो, ठीक। केवल कभी कभी एक शब्द का ही प्रयोग करके कर दिया गया हो। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है कि कोई तीसरा व्यक्ति है, वो अभी साथ है और वो घर जाएगा, ठीक। अब पहला व्यक्ति वहां पे खड़ा है, दूसरा कहीं चला गया था, वो लौट के आया तो उसको तीसरा व्यक्ति दिखा नहीं, तो अब वो दूसरे वाले से, दूसरा वाला जो है पहले वाले से पूछ रहे गया, केवल इतना ही सेंटेंस है। अब इसका भाव क्या हुआ? वो पूछना चाहता है कि वो जो तीसरा वाला था वो चला गया क्या, वो ये कहना चाहता है क्या हुआ है, चला गया है, ये कहना चाहता है, लेकिन उसने यूज कितना किया, केवल गया, लेकिन अब उसके भाव में है, उसके कहने का लहजा है। तो ऐसी कोई बैकग्राउंड आपको दिया जाएगा, तब जाके प्रश्न आप बता पाएंगे। किंतु कभी कभी बिना प्रश्नवाचक शब्द के भी प्रश्न किया जा सकता है। अंतिम उदाहरण देखें, तो ये अंतिम वाला उदाहरण ये तो बता रहा है कि भाई प्रश्नवाचक शब्द नहीं भी आएगा तो भी प्रश्न हो जाएगा। या अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल है, गया, या आप दो लोग बैठे थे और आपने कहा कि हम अभी खाना खाएंगे, और वो घूमने चला गया, वो वापस आया, तो अब वापस आके हो सकता है आपसे पूछ रहे खा लिया। अब ये सीधा सीधा तो सामान्य वाक्य दिख रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है इस वाक्य के दौरान, वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आपने खाना खा लिया है, वो ये पूछना चाहता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग नहीं किया उसने, उसने ऐसे ही पूछ दिया खा लिया। तो आपको क्लियर कर लेना है कि ऐसी स्थिति में क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करना है, ठीक है। अगला अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह, ये वाला, ठीक, पूर्ण विराम जैसा, और उसके नीचे एक पॉइंट। सबसे पहली समस्या तो ये शब्द की है, देखो ऐसे करके लिखा जाएगा, ऐसे करके लिखा जाएगा, मतलब सा भी आधा रहेगा, माँ भी आधा रहेगा, ठीक। यहाँ पे कभी भी माँ पूरा नहीं करना है, अगर माँ पूरा किया तो वर्तनी के आधार पे ये शब्द
गलत हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। ठीक, तो इसको तो पहले तो यही क्लियर कर लो भाई, ऐसे करके विस्मयादि बोधक लिखा जाता है। एक ही बात है, या तो इसको विस्मयादि बोधक कहेंगे या विस्मय सूचक कहेंगे। अब देखिए, जब विस्मयादि बोधक लिखेंगे तो उस तरह से लिखेंगे, और विस्मय सूचक लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रेम, हर्ष, भय आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों अथवा वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। ध्यान रहे, विस्मय सूचक शब्द के अंत में ये, ठीक है, का प्रयोग होने की स्थिति में उस शब्द के पश्चात आए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण बात, इसको समझ लो क्या है। पहली चीज, इन चिन्हों का उपयोग तब करते हैं जब मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द आए। मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द का मतलब दुख हो, सुख हो, बहुत ज्यादा खुशी हो, घृणा हो, ठीक, क्रोध हो बहुत ज्यादा, उत्साह हो बहुत ज्यादा। अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो हमारे मुख से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, तो मतलब विहीन होते हैं, लेकिन सामने वाले को उसका मतलब समझ आ जाता है। ठीक, जैसे किसी ने बहुत अच्छा काम किया, हम अंदर से बहुत प्रसन्न हो गए, हम उसको शाबाशी देना चाहते हैं, तो हम एक शब्द बोलते हैं, वाह वाह, ये बोल दिया, अब उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, किसी को बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो वो अब दर्द में क्या कहेगा, आई, क्या मतलब हुआ उसका, शब्द का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है, किंतु भाव है उनके भीतर, वो भाव स्पष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो मुंह से अनायास निकल जाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उस मतलब के पीछे उसका भाव जरूर होता है। ठीक, तो अरे, अरे ऐसे भी तो निकल जाता है। अरे का मतलब होता है कि व्यक्ति एकदम अचंभित हो गया, तब उसके मुंह से ये शब्द निकलेगा। यानी अरे बोला गया तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे अचंभा हुआ है, आश्चर्य हुआ है। ठीक है, आह, आह, अब जरा सा अंतर है, देखिए, एक शब्द है आह और एक शब्द है, और दोनों के भाव बिल्कुल अलग है। आह व्यक्ति दुख में कहता है, आह दुख में कहता है, और आह खुशी में कहेगा। कोई एकदम अच्छा काम होगा, आह मजा आ गया, वो इस स्थिति में कहेगा। इनके कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इनको बोलते ही आप ये स्पष्ट कर जाएंगे कि मन में व्यक्ति के भाव क्या चल रहे हैं, जो ऐसा निकला उसके मुंह से। अरे दैया, हाय तौबा, ये ऐसे शब्द है, इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब नहीं है, भाव है। अब वहीं बैठे भाव है। तो अब यहां देख लो, यहाँ पे स्थिति होगी कि अगर ऐसे शब्द आए हैं जो विस्मय दिखा रहे हैं, केवल शब्द, तो उन शब्दों के तुरंत बाद ये वाला चिन्ह लगा दिया जाएगा। वहां आया, वहां के तुरंत बाद ये चिन्ह लगा दिया गया, और जब शब्द के बाद ही चिन्ह लग जाएगा तो वाक्य के बाद नहीं लगेगा। फिर ये महत्वपूर्ण बात है, ये गलती होती है। जनरली क्या करेंगे आप कि यहां भी ये वाला चिन्ह लगा दिया, फिर उसके बाद एक पूरा वाक्य आया, वहां भी वही चिन्ह लगा दिया, नहीं लगेगा। जब ये वाले शब्द आ जाएंगे तो केवल यहां चिन्ह लगेगा, शब्द के साथ ये चिन्ह लगेगा, पूरे वाक्य के बाद पूर्ण विराम ही लगेगा। जब ये वाले शब्द ना आए तब अंत में ये वाला चिन्ह लगेगा। अब जो बात हम अभी पीछे कर रहे थे, कितना शैतान लड़का है, मतलब वो जान गया कि ये बहुत ज्यादा है, फिर भी वो पूछ नहीं रहा है, अब वो बता रहा है कितना शैतान है, मतलब बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति दिखा रहा है तो लास्ट में लगेगा। अगर वो पूछ रहा होता कि ये बच्चा कितना शैतान है, ऐसे पूछेगा कि अगर ये बच्चा कितना शैतान है, तो वो पूछ रहा है तो फिर क्वेश्चन मार्क होता है। यहाँ वो दरअसल बता रहा है, वो इस बात को लेकर अचंभित है कि ये बहुत ज्यादा शैतान है, उसको आश्चर्य है, तो ऐसे बता रहा है, तो ऐसे पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा। विशेष तथ्य, इस चिन्ह का उपयोग किसी के नाम अर्थात संज्ञा को संबोधित करने की स्थिति में भी किया जाता है, किंतु ऐसी स्थिति में इस चिन्ह को विस्मयादिबोधक चिन्ह ना कहकर संबोधन चिन्ह कहते हैं। एक और समस्या, दो नाम तो ऑलरेडी हो गए, दो नाम तो ऑलरेडी हो गए, और दोनों नामों की खासियत क्या है, आश्चर्य आ रहा है और मन के भाव आ रहे हैं। अब यही वाला चिन्ह कभी कभी किसी का हम उच्चारण संबोधन करते हैं, किसी व्यक्ति का हम नाम लेते हैं। ठीक, जैसे हमने लिखा रामू यहां आओ, अब यहां कोई आश्चर्य नहीं है, यह सामान्य सा वाक्य है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यहां हमने क्या किया, रामू को बुलाया है, तो जब हम किसी को बुलाते हैं तब भी यही चिन्ह लगाते हैं उसके नाम के बाद। ठीक, संज्ञा के बाद हम ये चिन्ह लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे अब इस चिन्ह का नाम अलग है। यहाँ वाह के साथ लगा था तो इसका नाम जिसमें सूचक चिन्ह था, और यहाँ रामू के साथ नाम के साथ लगा है तो इसका नाम संबोधन चिन्ह है। चिन्ह वही है,
चिन्ह वही है लेकिन इसके नाम बदल जाते हैं। नाम क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि इनका नेचर बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है। यहाँ विस्मय दिखाने के लिए उपयोग हो रहे हैं तो विस्मय सूचक है, यहाँ बुलाने के लिए, संबोधन के लिए हो रहे हैं तो संबोधन चिन्ह है। अच्छा, एग्जाम्पल भी एग्जैक्टली मेरे दिमाग में वही आते हैं, तब भी वही आया जब ये लिखा होगा, अभी भी वही आया। रामू यहाँ आओ, ऐसा लिखा, तो यहाँ रामू को बुलाया गया है, बुलाया गया है, तो यहाँ ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को कहेंगे संबोधन चिन्ह, और यहाँ जो वाह में यही चिन्ह लगा है इसको कहेंगे विस्मय सूचक। तो चिन्ह एक ही है, इसके नाम दो है। विस्मय की स्थिति में, आश्चर्य की स्थिति में तो विस्मय सूचक, और बुलाने की स्थिति में तो फिर संबोधक, संबोधन चिन्ह। ठीक है, ये दो नाम है। तो इतने आप आज क्लियर करिए, आगे कल बताएंगे। इसको हम सेव कर देते हैं और ये पीडीएफ ध्यान से भिजवा लेना आप इसको, ठीक, हमारे वाले